हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं प्रोफेसर स्वाति राजा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आपके यूजी सेम 2 में है, ऑनर्स पेपर है एंड यूजी सेम 3 के प्रोग्राम कोर्स में भी है। मैं आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ा रही थी। ये मेरा तीसरा वीडियो है इसके ऊपर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट यू मीन बाय शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर से क्या है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी से। किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है, बिकॉज अगर कंपनी के पास कैपिटल नहीं होगा तो वो बिज़नेस रन कैसे करेगी, ठीक है। तो जो कंपनी को जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके ठीक तुरंत बाद कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोरो करना शुरू करती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है जिससे कि वो फंड रेज कर सके और कंपनी चला सके, मतलब शुरू कर सके। कंपनी कभी भी अपने कैपिटल को रेज कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब भी उसे लगेगा कि उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट है फॉर एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ, किसी भी कारण से, तो वह फंड रेज कर सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या है? वह कैपिटल है जो कि हम रेज कर सकते हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स इशू करेंगे जिससे कि हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बने, हमारे कंपनी का प्रॉफिट शेयर कर सके। वैसे करके हम इनवाइट करते हैं। ये फंड जो हमारे में वो इन्वेस्ट करेंगे, वो फंड हम एज अ कंपनी उसे यूटिलाइज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, जिससे वह प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, है ना। अब शेयर कैपिटल जो है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वह है जिसको वोटिंग राइट्स होती है और डिफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, वोटिंग राइट्स होती है, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स है, वह वोट कर सकते हैं किसी भी डिसीजन कंपनी की जो ली जाती है उसमें। जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनको राइट नहीं होती है टू वोट फॉर द कंपनी। जब भी सपोज़ कीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ करने की बारी होती है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो यह जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं का डिसीजन, उनकी ही वोटिंग की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद उनको जो डिविडेंड मिलता है कंपनी से, डिविडेंड वह भाग है प्रॉफिट का जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सपोज़ कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो जो जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उन्हें प्रॉफिट वो देती है। वो जो प्रॉफिट उनको देती है वो डिविडेंड के तरीके पे दिया जाता है, ठीक है। अब जो उनको डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो फिक्स्ड नहीं है। कभी कंपनी 8% पे देगी, कभी कंपनी 10% पे देगी। जैसा कंपनी का प्रॉफिट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही वह डिविडेंड शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको मतलब डिविडेंड रेट फिक्स्ड नहीं होता है। अगर कंपनी ने किसी साल लॉसेस किए हैं या प्रॉफिट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, या फिर कंपनी के पास सामने एक ग्रोथ एस्पेक्ट है जिसमें उसे इन्वेस्ट करना है, तो फिर कंपनी डिविडेंड नहीं भी पे कर सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल वह होती है जो कि यह भी एक टाइप की शेयर कैपिटल है जिसे कि पेमेंट मिलता है एट अ फिक्स्ड रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो सकता है किसी टाइम 8% पे डिविडेंड मिला है, किसी टाइम पे उनको 10% पे डिविडेंड मिल रहा है, बट जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट पे मिलता है। जैसे कि जब उनकी इशू होती है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की,
तभी उनका वो रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइडेड रहता है। तो वह उनको तभी बता दिया जाता है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो एवरी ईयर इतने सर्टेन फिक्स रेट पे मिलेगा। सपोज कीजिए 6%, 8%, 12%, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनको जब कंपनी वाइंड अप होगी यानी बंद होती है, तो जब प्रॉफिट सारे कंपनी के जितने लोन्स है या लाइबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचता है वह शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। तो जब शेयर होल्डर्स में डिवाइड होने के लिए आएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे उनका पेमेंट होगा, और एकदम लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका पेमेंट होता है, ठीक है। सो उनको प्रेफरेंस मिलता है, उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर कंपनी के पास पैसे सारे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद बचती है तो वह प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले दिए जाएंगे, और अगर उसके बाद कुछ बचता है तो वह इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है नॉमिनल कैपिटल। इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। जब कंपनी फॉर्म होती है, तब मैंने आपको बताया था स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जब कंपनी मेमोरेंडम इशू करती है तब उसका एक कैपिटल क्लॉज होता है। तो वो कैपिटल क्लॉज में उसे डिस्क्लोज करना होता है कि कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा। इसी क्लॉज के तहत उसमें मेंशन रहता है कि कंपनी की कितनी अमाउंट रजिस्टर्ड कैपिटल रहेगी। कंपनी जो रजिस्टर्ड कैपिटल मेंशन करती है वह कैपिटल उसको लाइफ लॉन्ग के बीच में वह उस अमाउंट को रेस कर सकती है पब्लिक से, ठीक है। तो इस ये टोटल अमाउंट है जो कि वह पार्ट में रेस करके फंड ले सकती है और यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वह स्पेसिफाई करता है कि कितना शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू क्या है। सपोज कीजिए कि मेरी कंपनी है और उसके 10,000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो यह हो गया उसका ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। आगे मैं आपको बाकी सब में भी इसी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी सो दैट इट इज़ ईजी आपके लिए कि आप समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वह पार्ट है कैपिटल का जो कि कंपनी इशू करती है टू दी पब्लिक, मतलब पब्लिक को इनवाइट करती है टू इन्वेस्ट इन आर कंपनी। जैसे कि मेरी अगर कंपनी है, मैंने इशू किया है कैपिटल को, तो मैं इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही हूँ कि वह मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अगर मतलब मेरा जैसे 10,000 शेयर्स था उसमें से मैंने 1,000 इशू किया है टू इनवाइट पीपल टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी, ठीक है। तो जो इशूड कैपिटल होगा वो 1,000 हो जाएगा। जो मैं जितना अमाउंट चाहती हूँ मैंने उतना अमाउंट इशू किया और मैंने पब्लिक को इनवाइट किया टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी, ठीक है। तो जो इशू शेयर होता है मतलब इशूड कैपिटल होता है वो मेमोरेंडम में मेंशन नहीं रहता है। वो टाइम टू टाइम जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली वह रेज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वह पार्ट है जो कि शेयर होल्डर्स मतलब जो कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1,000 मैंने शेयर्स इशू किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए गए हो इन्वेस्टर्स से। हो सकता है कि कुछ कम अमाउंट भी इन्वेस्ट किया गया हो, ठीक है। सो जो सपोज 1,000 शेयर्स में से सिर्फ 900 शेयर्स है जो कि इशू कर मतलब सब्सक्राइब किए गए हैं इन्वेस्टर्स से। सो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा 900 शेयर्स, ठीक है। 1,000 में से 900 लिया गया है, सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 900 हो जाएगा और इशूड कैपिटल 1,000 हो जाएगा। इशूड वो है जो मैंने इशू किए हैं, जो मैं पब्लिक से चाहती हूँ कि वो इन्वेस्ट करे, और 900 वो है जो पब्लिक
इन्वेस्ट करती है, ठीक है। सो देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि जो मैंने इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को इनवाइट किया है वह अमाउंट, और 900 वो है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वह है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया था मेरा शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, मैं शेयर्स को चाहूँ तो एक बार में 100 रुपीज़ मंगवा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उसे 2 स्लॉट में भी मंगा सकती हूँ, 50-50 का या 60-40 का, दैट इज़ अप टू द कंपनी, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ तो मैं उसे 3 हिस्सों में भी मंगवा सकती हूँ, 30-40-30, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसे मैं 5 हिस्सों में भी मंगवा सकती हूँ, दैट इज़ ऑन दी कंपनी, ठीक है। तो कंपनीज को जब जितनी रिक्वायर्ड होती है वो उस हिसाब से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। सो कॉल्ड अप कैपिटल में वह पार्ट है, जैसे कि 100 रुपये की मेरी शेयर है, तो मैंने बोला कि मुझे एप्लीकेशन में 40 रुपीज़ रहेगा, अलॉटमेंट में 30 एंड फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो जो कॉल्ड अप किया मैंने 40 रुपीज़ मंगवाए हैं, जो एप्लीकेशन के साथ मांगे हैं मैंने, दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। 900 लोगों ने मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब किया था, ठीक है। उसमें से सिर्फ 40 रुपीज़ करके ही सब ने मतलब पे किया है कंपनी को। सो कंपनी के पास कितने पैसे हैं, 900 × 40 दैट इज़ 36,000 रुपीज़, ठीक है। सो दैट इज़ द पेड अप कैपिटल ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। यह समझ में आया। इशूड कैपिटल आपका वह था जो कि मैंने इशू किया था 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। उसके बाद आपका सब्सक्राइब कैपिटल वो था जो कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, दैट इज़ 900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब कॉल्ड अप कैपिटल वह शेयर कैपिटल है जो कि जितना अमाउंट मैंने कॉल अप किया है, 40 रुपीज़ ऑफ शेयर्स ऑफ 900 शेयर्स, दैट इज़ 36,000, ठीक है। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में क्या है, मैंने 900 शेयर्स में से ही 40 रुपीज़ करके मंगवाया था, उसके बाद उसमें से कितने लोगों ने पे किया है फुल अमाउंट, दैट इज़ द पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, पहले बार में जब एप्लीकेशन मानी है तब तो पूरा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, 40 रुपीज़ सेंड किया। सेकेंड जो मेरा अलॉटमेंट मनी था 30 रुपीज़, वो मैंने कॉल अप किया, ठीक है। तो दैट इज़ 70 × 90 63,000 रुपीज़ मेरे पास आना चाहिए था, ये मेरा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और जब अलॉटमेंट मनी मैंने मंगवाया, हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे 900 में से जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की होगी, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पे की वह अमाउंट पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस कर देंगे। 900 शेयर्स का मेरे पास एप्लीकेशन मनी आ गया था 36,000, उसके बाद मैंने अलॉटमेंट के लिए पैसे कॉल अप किए थे 30 रुपीज़ × 900, ठीक है, दैट वाज 27,000। हाँ, तो उसमें से 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे या 100 शेयर्स मिस्टर एक्स के पास थे, उन्होंने नहीं पे किए अपना अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 3,000 रुपये, 100 शेयर्स के 30 रुपये लेके 3,000 रुपीज़ हुए, राइट। तो उन्होंने वो नहीं पे किए, तो मेरे अलॉटमेंट मनी जो 27,000 मैंने मंगवाया था, दैट वाज कॉल्ड अप कैपिटल, उसमें से 3,000 रुपये नहीं आए। सो पेड टोटल पेमेंट कितना हुआ है, मेरे पास पेमेंट हुआ है टोटल 24,000, ठीक है, समझ में आया। 27,000 मैंने कॉल किए थे, लेकिन मुझे उसमें से मिले कितने, सिर्फ 24,000। सो दैट विल बी द कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, जो मैंने नहीं मंगवाया है, दैट इज़ 100 रुपये के शेयर में जो मैंने फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज़ नहीं मंगवाए हैं, दैट इज़ द अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। वो मैं जब भी फ्यूचर में मुझे रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं उसे मंगवा सकती हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। शेयर्स पढ़ेंगे हम। तो शेयर्स वो है हिस्सा है कैपिटल का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। लाइक कैपिटल जो है उसे अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उन छोटे हिस्सों को हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। शेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है
ठीक है। शेयर्स के शेयर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स पहले हम पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इन द केस ऑफ डिविडेंड, एंड उनको कैपिटल भी पहले वापस किया जाता है इन केस ऑफ वाइंड अप, यानी कि जब कंपनी बंद होती है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। अगर कंपनी की प्रॉफिट्स हुई है किसी ईयर में तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, उनका फिक्स्ड होता है रेट। जैसे मैंने आपको बताया था 6, 8, 10, 12, 7, 9 कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। कंपनी जिस ईयर प्रॉफिट करेगी उस ईयर उन्हें उस रेट पे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका फिक्स्ड रेट नहीं होता है, तो उनका जो डिविडेंड है वो एज पर दी प्रॉफिट है। किसी ईयर अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है, और कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी कम डिविडेंड भी पे कर सकती है। ठीक है। और जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होती है उसके ऊपर भी उनको ये प्रेफरेंशियल यानी कि उनको प्रेफरेंस मिलता है कि जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तब उन्हें पहले अपना कैपिटल मिलेगा। कंपनी के पास जितने भी पैसे एट द एंड बचते हैं सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद, तो उसके बाद पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पे ऑफ किया जाता है, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वाइंड अप होता है जब कंपनी यानी बंद होती है कंपनी, तभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स से प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, मतलब उनको पहले पे ऑफ किया जाता है। थर्ड थिंग, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनी चलाने में कोई भी राइट्स नहीं मिलती है, यानी कि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहती हैं। ठीक है। उनको एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह भी अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उसको उसकी वेरियस टाइप्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स है जिसके तहत कंपनी अगर किसी ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे ऑफ कर सकती है तो उनका जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मेरी कंपनी इस साल लॉस कर रही है या फिर इतना प्रॉफिट नहीं कमाया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर सके, तो उनका जो डिविडेंड है उसको हमको नेक्स्ट ईयर पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। सपोज़ कंपनी पे ऑफ करती है 10,000 रुपीज़, और इस साल कंपनी इतना डिविडेंड नहीं, मतलब इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई है कि 10,000 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे ऑफ कर सके, तो वो 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, वो उन्हें पे ऑफ करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। मतलब 10,000 पिछले साल का एंड इस साल का 10,000, तो दैट विल बी 20,000। ठीक है। उसके बाद होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स है जो कि जिनका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल का 10,000 रुपये अगर कंपनी पे ऑफ नहीं कर पाई तो उनको नेक्स्ट ईयर देना पड़ता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होगा कि अगर किसी ईयर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो वो प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे नहीं दे पाई है, तो फिर उन्हें वो डिविडेंड और पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो नेक्स्ट ईयर उनको पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर एवरी ईयर सिर्फ उसी ईयर का डिविडेंड उनको पे ऑफ करना है। यह इस तरह की जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। यह तभी होता है जब कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है कि उनके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वह नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, वरना जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स होती है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स है जो कि कन्वर्ट की जा सकती है इनटू इक्विटी शेयर्स। कंपनी क्या करती है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो ऑप्शन रखती है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहे तो वह उसको कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के लिए ही, मतलब वो खोलती है
कि इस टाइम के अंदर वो चाहे तो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, इस तरह के शेयर्स जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स हैं जो कि कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। इसको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है बाय द कंपनी कि वह शेयर्स को कन्वर्ट कर सके इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स हैं जिनको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को उनका जो कैपिटल लिया है उसे पे ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि किसी कंपनी अच्छा, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद यह चीज़ कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है। ठीक है, यानी कि वह पैसे उन्हें रिटर्न करना है। तो मैक्सिमम लिमिट जो कंपनीज एक्ट ने उनके ऊपर सेट किया है दैट इज़ 20 ईयर्स। कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर 20 ईयर्स से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं सेटअप किया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, सो सपोज़ कि अगर कंपनी ने 5 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर को इशू किया है तो आफ्टर दैट 5 ईयर्स उनको उस कैपिटल को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स है जिनको कि पे ऑफ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग कंपनी सिर्फ उसके ऊपर डिविडेंड पे करेगी और उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो उसे रिटर्न नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो शेयर्स हैं उनको अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट ने हटा दिया है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स है जिनको अपना डिविडेंड पे होने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड पे ऑफ होने के बाद जो सरप्लस बचता है कंपनी का उसमें उनको हिस्सा मिलता है। ठीक है, मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट्स हुआ, इस अगर किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो वह प्रॉफिट का जो पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का उनको पे ऑफ कर दिया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जो उनको पे ऑफ करना था वो भी उन्होंने कर लिया, और उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट होता है उसमें से जो पार्ट उनको मिलता है दैट इज़ पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिनको ये पार्ट शेयर किया जाता है दोज आर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये कॉमन प्रेफरेंस शेयर्स है। जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का नहीं प्रेस्क्राइब करता है तब तक प्रेफरेंस शेयर्स को माना जाता है कि वह नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। दैट मीन्स कि उनको सिर्फ जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है वही सिर्फ पे किया जाएगा बाय दी कंपनीज। ठीक है, अब हमारा बचा है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बताया कि वह इक्विटी शेयर्स वह शेयर होल्डर्स है जो कि कंपनी के ओनर्स होते हैं। कंपनी के इनके पास वोटिंग राइट्स होती है, यहाँ कंपनी का सारा मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स है। वह चूज़ करती है कि टॉप मैनेजमेंट में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे वगैरह। बट हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे रिस्की कैपिटल होता है बिकॉज इनको सबसे लास्ट में पैसे अगर बचते हैं कंपनी वाइंड अप होने के टाइम पे, तो दीज आर द पीपल जिनका सबसे रिस्क ज़्यादा होता है। इनका कोई फिक्स डिविडेंड भी नहीं है। अगर किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो इनको डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, सो और इनका डिविडेंड अगर मिलता भी है तो वह फिक्स्ड रेट नहीं है। किसी साल अगर कम हुआ तो कम भी मिल सकता है, किसी साल ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलता है। सो दीज आर वेरी रिस्की। और जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी भी इनको पहले सबसे लास्ट में इनको पे ऑफ करता है अगर कंपनी के पास कुछ बचता है तो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स के तरफ। सो अब हम शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स से। कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, ठीक है, बाय कंपनी रेज कर सकती है कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया कंपनी अगर अपना कैपिटल चाहती है अपना इशू कैपिटल को बढ़ाना तो वह मतलब लोगों को इनवाइट करती है टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज़ की। तो जो पब्लिक कंपनी है वह इशू कर सकती है शेयर्स को आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस। मतलब वो जब प्रोविजन
ऑफ सेक्शन 11 को मतलब फुलफ़िल करेगी, तभी वह ये कर सकती है, कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स को, ठीक है। उन्हें प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिफोर वो किसी भी कैपिटल को रेज कर सकें, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वह इशू कर सकती है शेयर्स जस्ट आफ्टर देयर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद जो इशू होती है वो दो तरीके से की जा सकती है, ईदर वो कैश के लिए की जा सकती है, यानी कि हमारे पास कैश है, या तो फिर इशू किया जाता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हम कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम इश्यूज़ करें, वो इश्यूज़ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है। अब इश्यूज़ फॉर कैश जो है उसमें दो चीज़ें हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि वह अपनी कंपनी में उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, सो दैट इज़ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जिसके तहत वो आम जनता को, वो किसी स्पेशल ग्रुप को नहीं करती है, वो आम जनता को इनवाइट करती है विथ नो स्पेशल रेस्ट्रिक्शन कि हम इनको नहीं इनवाइट करते या हम उनको नहीं इनवाइट करते टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन होता है जब कंपनी इशू करती है शेयर्स को और इन जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट वह है जिसमें कंपनी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट करती है टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनीज। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, बस मैं आपको ये बता देती हूँ शॉर्ट में कि जो कंपनी की कुछ अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकता है, उन्हें ही सपोज़ कंपनी की कुछ इशूड शेयर कैपिटल है, उसके बाद वो फिर से कुछ रीइशू करना चाहती है, तो वह चाहती है कि जो उनके पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को वो फिर से इन्वेस्ट करने का मौका दे। सो इन दैट वेरी केस वो क्या करती है कि वो सिर्फ जो शेयर होल्डर्स है, यानी कि जो स्पेसिफाइड ग्रुप है, उन्हें ही इनवाइट करती है कि वह उनके कंपनी में री इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो दैट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसके अंदर वो सारे लोगों को इनवाइट नहीं करती है, बस कुछ स्पेसिफिक लोगों को इनवाइट करती है। अब नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर्स विद अदर देन कैश है, ठीक है। उसमें क्या है, जो इशू कर सकती है कंपनी टू दी वेंडर्स को, जैसे कि कंपनी ने किसी मशीनरी को परचेज किया है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से और वह कैश नहीं देना चाहती है, तो वो उसके बदले कंपनी उन्हें शेयर्स इशू कर सकती है। तो क्या होगा कि जो वेंडर्स होंगे या जिनसे वो परचेज कर रहे हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और उन्हें कंपनी की तरफ से डिविडेंड्स मिलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के फॉर्मेशन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, राइट। वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते और उसे एग्जिस्टेंस में लाते हैं, ठीक है। तो उनको कंपनी इशू करती है शेयर्स, क्योंकि वो प्रमोटर्स है, उन्होंने ही कंपनी को डेवलप किया है, तो कंपनी उन्हें भी पे ऑफ करने के बदले कंपनी उन्हें अपना शेयर होल्डर बनाती है और कंपनी में हिस्सेदारी देती है। नेक्स्ट होता है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वह होते हैं जैसे कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अटेंड करना पड़ता है, अगर वो उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होता है तो उन्हें वो इशू ऑफ शेयर को डिक्लाइन करके जितने पैसे आते हैं वो रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। सो जो कंपनी होती है, कभी कभी उनको लगता है कि जो उन्होंने इशू किए हैं शेयर्स वो सारे सब्सक्राइब नहीं होंगे, तो वो सेफ साइड के लिए अंडर राइटर्स को इशू कर देती है कुछ शेयर्स, ठीक है। वो अंडर राइटर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपके इतने, कंपनी और अंडर राइटर्स के बीच में डील होती है जिसके तहत वो बोलते हैं कि हम इतने शेयर्स अगर नहीं बिके तो वी विल टेक अप द अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ शेयर्स। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें मैंने 1000 शेयर्स इशू किए थे। मुझे लगा कि कंपनी के इतने शेयर्स, कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 7000 रुपीज़ था, 7000 शेयर्स था। मुझे डाउट था कि हो सकता है कि कंपनी की इतनी सारी शेयर्स नहीं बिकेगी, तो मैंने क्या किया कि मैंने अंडर राइटर्स खोजे और मैंने उनको बोला कि आप मेरी
कंपनी की शेयर्स को अंडरराइट कर लीजिए। दैट मीन्स कि मेरी शेयर्स अगर नहीं बिकी तो आप उसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सपोज कीजिए कि एक्स लिमिटेड है, उनको बोला कि आप मेरी 2000 जो शेयर्स है उसे अंडरराइट कर लीजिए। दैट मीन्स कि अगर मेरे 6000 से कम हुए मेरे शेयर्स तो वह उन्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें कुछ कमीशंस पे किया जाता है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में मैं बताऊंगी। तो वो कंपनी उन्हें भी शेयर्स इशू करती है टू दी अंडरराइटर्स, ठीक है। तो यह इशू ऑफ शेयर्स के साथ कंप्लीट हुआ। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बताएंगे, तो आप उसके नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।